इन सब में इमेजेस कैसे बनाएंगे यार। फर्स्ट वाले केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की जो इमेज बनाओगे प्लेन मिरर में वो कैसे ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम के हिसाब से। तो हम लोग इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे मिरर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लाइन पे डालते हैं। किधर रिफ्लेक्ट होगी ये जो लाइन परपेंडिकुलर गई हुई है मिरर के एग्जैक्टली 90 डिग्री पर अगर कोई रे स्ट्राइक करती है प्लेन मिरर के तो ये रे रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी और डायरेक्शन में जाएगी या जिस पाथ पर गई थी उसी पाथ पर वापस रिटर्न कर जाएगी अगर ये इंसिडेंस 90 डिग्री पर है तो सेम पाथ 90 डिग्री वाला सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगा। एक और रे आप दिखा सकते हो किसी एंगल पर, जो रे किसी एंगल पर दिखाएंगे उसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल लाइन बनाए। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। और जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट्स हैं अगर हम इसको इंसिडेंट रे 1 कह दें और ये इंसिडेंट रे 2 I2 एंड करस्पॉन्डिंगली जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो R1 और R2। तो हमारे रिफ्लेक्टेड रे R1 और रिफ्लेक्टेड रे R2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे R1 एंड रिफ्लेक्टेड रे R2 को एक्सटेंड करेंगे तो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको बाय डेफिनेशन हम अपना इमेज पॉइंट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई यहाँ पर। इसमें ये भी पूछा जाता है कि इमेज वर्चुअल है या फिर रियल है। तो बड़ा सीधा सा रूल है जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है, रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2, क्या इन दोनों का ये कोई रियल इंटरसेक्शन है या फिर एक वर्चुअल इंटरसेक्शन है यहाँ पर। मतलब ये दोनों लाइनें क्या वाकई आपस में कट कर रही हैं या फिर इनको वर्चुअली एक्सटेंड करके और जबरदस्ती इनको इंटरसेक्ट करवाया गया है यहाँ पर। क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद रे 1 बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद रे 2 इधर जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो दोनों रेज हैं वो डाइवर्जिंग, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरफ यानी कि जिस डायरेक्शन में रे प्रोपोगेट हो रही है उस डायरेक्शन में कहीं इनका इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये एक वर्चुअल इंटरसेक्शन है जिस वजह से हम ये नाम देते हैं कि जो इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर। ये सिचुएशन है फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इसमें ये भी पढ़ते होगे कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हो, और एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट तुमने डी डिस्टेंस पर रखा होगा तो करस्पॉन्डिंगली जो इसकी इमेज बनेगी वो भी एट अ डिस्टेंस ऑफ डी ही बनती है सिमेट्री के हिसाब से। इन केस ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ हाइट है, मान ले एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड मतलब जिसमें कुछ साइज हो, तो एच हाइट का ऑब्जेक्ट होगा तो करस्पॉन्डिंगली इसकी इमेज भी सेम साइज की सेम डिस्टेंस पर बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये एच हाइट का ऑब्जेक्ट है ए बी तो इसको जो इमेज दिखाते हो वो आप हमेशा सेम डिस्टेंस अपोजिट साइड पर वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज ए डैश एंड बी डैश वर्चुअल इमेज। मतलब अगर इधर डिस्टेंस डी है तो इधर वाला डिस्टेंस भी डी, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट उतनी ही हाइट का ये भी बनता है। बट अगर हमने थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में ऑब्जेक्ट रखा होगा, सिंपल से इमेज दिखानी है आपको। पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए मिरर से जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है उतने ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बैक साइड पर मिरर के ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए मिरर से जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा पॉइंट ए की इमेज उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बैक साइड पर ए डैश। सिमिलरली ऑब्जेक्ट के बी पॉइंट का जितना डिस्टेंस मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस बैक साइड पर पॉइंट बी की इमेज बन जाएगी, इधर बी डैश बन जाएगी। एंड ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम ऐसे दिखाएंगे ए डैश बी डैश। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द मिरर डी ए एंड उसकी इमेज का डिस्टेंस सेम आएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बी फ्रॉम द मिरर डी बी और उसकी इमेज का डिस्टेंस भी सेम आएगा। परफेक्ट सिमेट्रिकल इमेजेस बनती है इसमें। हाँ, इसमें एक और बात कहते हैं कि लेटरल इन्वर्जन होती है। प्लेन मिरर की जो इमेजेस बनती हैं उसमें इमेजेस लेटरली इन्वर्टेड होती है। क्या मतलब होता है इसका? प्लेन मिरर की इमेज में लेटरल इन्वर्जन मतलब इसमें
ऐसा कहा जाता है कि जो टॉप साइड की चीज है उसकी इमेज टॉप साइड पे ही रहेगी, जो बॉटम साइड की चीज है उसकी इमेज बॉटम पे ही रहेगी। टॉप एट टॉप, बॉटम एट बॉटम। बट जब लेफ्ट राइट की बात करते, मतलब मिरर के सामने अगर खड़े हो और लेफ्ट राइट ऑब्जेक्ट्स की बात कीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरीके से मिरर मान लें और मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, सपोज कोई पर्सन है एंड फेसिंग टुवर्ड्स दैट, अ पर्सन व्हिच फेसेस टुवर्ड्स इट, या इसके सामने हमने एक और रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट रखा है, ए बी सी डी, इसकी इमेज कहाँ दिखाएंगे? तो पॉइंट ए की इमेज पॉइंट ए के सामने, मिरर के बैक साइड पर उतने ही डिस्टेंस पर पॉइंट ए की इमेज ए डैश, पॉइंट बी की इमेज मिरर के बैक साइड पर बी डैश, पॉइंट डी की इमेज जितने डिस्टेंस पर ये है उतनी डिस्टेंस बैक साइड पर डी की इमेज दिखाएंगे, एंड सिमिलरली पॉइंट सी की इमेज उतनी डिस्टेंस बैक साइड पर इधर दिखाएंगे। जब इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश एंड देन ए डैश, ऑब्जेक्ट की इमेज। लैटरल इन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस साइड पर देखें, मतलब अगर हमारा चेहरा इस तरफ है मिरर की तरफ, फेस इस तरफ हो अगर टुवर्ड्स मिरर, और सी और डी ऐसे पॉइंट है, मतलब अगर मेरा फेस ऐसे है सामने की तरफ और सी इस तरफ है डी इस तरफ है, तो सी पॉइंट हमारे राइट साइड पर हो गया और डी पॉइंट हमारे लेफ्ट पर, मतलब ये वाला हैंड सी है और ये वाला हैंड, ये सी वाला हैंड है और ये वाला हैंड डी वाला है। तो अगर हम ऐसे सामने खड़े होंगे, अगर इस तरीके से मिरर के सामने खड़े होंगे कि राइट हैंड जिसमें ये बैंड है और लेफ्ट हैंड जिसमें चौक है, तो हमारी इमेज जस्ट अपोजिट बनेगी, ऐसे बनेगी। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा लेफ्ट और राइट पलट जाए, मतलब जो चीज हमारे राइट साइड पे थी वो चीज हमारे लेफ्ट साइड पर हो जाएगी और जो चीज लेफ्ट साइड पे थी वो हमारे राइट साइड पर हो जाएगी। इसको बोलते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लैटरली इन्वर्टेड। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं लैटरल इन्वर्जन को, सपोज अगर वॉल क्लॉक है और वॉल क्लॉक नंबर वाली वॉल क्लॉक, वो वॉल क्लॉक जिसमें नंबर्स होते हैं, उस वॉल क्लॉक का जो इमेज है, वॉल क्लॉक की इमेज अगर वो हमको ये कहती है दैट शोज दैट टाइम इज 3:40, मान लीजिए वॉल क्लॉक का प्लेन मिरर में इमेज बन रहा और इमेज के अंदर जो टाइम है वो 3:40 है, तो बताना जरा आप लोग कि एक्चुअल में टाइम कितना हो रहा होगा। दीवार वाले घड़ी की प्लेन मिरर में इमेज बनी और जब हमने इमेज को देखा तो इमेज वाली जो घड़ी है, जो घड़ी की इमेज बनी है, उस इमेज में टाइम हमको 3:40 दिख रहा है। तो एक्चुअल में जो घड़ी होगी उसमें क्या समय हो रहा होगा स्टेज पर जिसके इमेज में 3:40 का टाइम आ रहा है? 8:20 9:20 8:15 इन्वर्टेड है ना, लेफ्ट वाली चीज राइट पर, राइट वाली चीज लेफ्ट पर। हाँ तो ठीक है, बिकॉज जो हमारी वॉल क्लॉक होती है उसके नंबर्स अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर वो 12 वाला नंबर होता है, मान लीजिए यहाँ पर 3 वाला नंबर, यहाँ पर 6 वाला नंबर और यहाँ पर 9 वाला। 3:40 होने का मतलब ये होगा कि जो आवर वाली एंड होगी, मतलब जो जिसमें आवर रिप्रेजेंट करते हैं वो 3 की तरफ, और मिनट वाली 3:40 कहाँ पे होगी वो? दैट मीन्स यहाँ कहीं पर 8 के अराउंड। ये मिनट वाली हैंड होगी, ये आवर वाली हैंड होगी, ये मिनट वाली। बट ये चीज इमेज में है, एक्चुअल में उल्टा हो रहा होगा। एक्चुअल में 8:20 हाँ, एक्चुअल में ये जो 3 राइट वाला है ये लेफ्ट साइड 9 पे होगा और ये जो 8 है ये इधर की तरफ होगा। 8 के अपोजिट कौन सा सर वो एग्जैक्ट 3 पे नहीं होगा सर, 3 के नीचे होगा। क्या चीज सर? क्योंकि ये 3 o'clock पे होता है, थोड़ा सा 3 के नीचे होगा, बिल्कुल सही बात है, हल्का सा 3 से नीचे होगा।
पूरा 3 पे नहीं होगा, स्लाइटली 3 के बिलो होगा, ऐसा कुछ। यस सर। हाँ, तो ये 8 वाली चीज एक्चुअली में लेफ्ट राइट पलट जाएगा, तो 8 वाली चीज 4 पे, और ये जो 3 और 4 के बीच वाला निडल है ये बेसिकली 8 और 9 के बीच में दिखेगा आपको। तो कितना टाइम हुआ फिर ये आवर वाली एंड आपको 8 और 9 के बीच में दिखेगी, और 8:20, और मिनट वाली 8 की जगह 4 पे दिखा, 8 के सामने 4 आएगा बिल्कुल, 8:20, यानी एक्चुअल में टाइम इज 8:20। ये कुछ बेसिक बातें हैं अबाउट द प्लेन मिरर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन दो रेस के थ्रू दिखाते हैं। ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालते हो, एक परपेंडिकुलर टू मिरर और एक सम एंगल पर। जो 2 रेज मिरर पर स्ट्राइक होंगी उनका जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद वाली जो रेज हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट का इमेज कहते हैं। क्योंकि ये इंटरसेक्शन वर्चुअल तरीके से कराया गया है, फॉल्स इंटरसेक्शन है, लाइंस को जबरदस्ती एक्सटेंड करके कराया गया है, इस वजह से नेचर ऑफ इमेज को वर्चुअल इमेज कहा गया। सर इसमें सर एबीसीडी वाले डायग्राम में सर आप ये उल्टा भी तो होना चाहिए सर। ए अगर लेफ्ट में तो राइट में शिफ्ट होगा ना, ए डैश। नहीं, राइट में अपीयर होता है, शिफ्ट नहीं होता है। मतलब आप ऐसे इमेजिन करें, अपीयरेंस होती है। मतलब आप कभी भी सुबह ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े हो, तो ड्रेसिंग मिरर के सामने अगर मान लो आप ऐसे खड़े हो, एक सेकंड, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम ऐसे खड़े और मेरे एक हाथ में एक कपड़ा है और एक हाथ में ये है, तो जब आप खड़े होंगे ना तो आपके मिरर में जो इमेज बनेगी, कपड़े की इमेज कपड़े के सामने बनेगी और चौक की इमेज चौक के सामने बनेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि इधर वाली चीज की इमेज डायगोनली बनेगी, इमेज तो बिल्कुल सामने बनेगी, बट क्योंकि हमारा फेस इस तरफ है और इमेज का फेस दूसरे साइड हो जाएगा, चीजें सामने सामने ही रहती है, बट क्योंकि फेस की डायरेक्शन बदल जाती है, तो जो हमारे भाई अभी हमारा फेस इस तरफ है, तो जो चीज मेरे अभी ये मेरे राइट हैंड में है, अगर मैं फेस पलट दूं तो ये हमारा सिचुएशन बदल जाती है फिर, बस इतना सा फर्क पड़ता है। हाँ, अच्छा, इसके बाद आते हैं जो ये ऑब्जेक्ट और इमेजेस प्लेन मिरर के अंदर बनाते हैं हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट की या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, अगर इनमें मोशंस इन्वॉल्व हो जाए, मतलब कि अगर ये चलना स्टार्ट कर दे, तो ऑब्जेक्ट चल रहा हो, मिरर चल रहा हो, तो ऑब्वियस बात है करस्पॉन्डिंगली उसकी इमेजेस भी मूव करेंगी। तो अगर मोशन इन्वॉल्व है, मान लीजिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या मोशन ऑफ इमेज, तो किस तरीके से होगा रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है और मिरर स्टेशनरी है, बहुत ऑर्डिनरी वे में पूछते हैं आपसे, मिरर जो है वो स्टेशनरी यानी रेस्ट पे है, एंड सम ऑब्जेक्ट O, let's say it is moving towards the mirror with some speed of let's say 2 centimeter per second. Object is moving towards that mirror. ये ऑब्वियस है कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर से, उतने ही डिस्टेंस से पीछे इमेज होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर दैट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम distance of object from this mirror should be same as the distance of image from the mirror. तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा, जिसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है और इतना ही डिस्टेंस पीछे होना चाहिए, तो नेचुरल सी बात है कि इमेज भी मिरर की तरफ आएगी। और कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी, अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा होगा, तो इमेज को कितनी स्पीड से ट्रेवल करना चाहिए ताकि किसी भी टाइम पर दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर रहे मिरर से। तो मेरे ख्याल से स्पीड सेम स्पीड आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इमेज भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। प्रैक्टिकल है, हम लोग ड्रेसिंग मिरर की तरफ जाएंगे तो हमारी इमेज भी आ जाएगी। पहला केस। सेकंड केस, सपोज मिरर रेस्ट पे है एंड जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर की तरफ न जाकर के, मतलब इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स मिरर, इट इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर। Parallel to motion of object is now parallel to mirror. Earlier it was
टुवर्ड्स मिरर और यू कैन से परपेंडिकुलर टू द मिरर। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मोशन मिरर के परपेंडिकुलर साइड पर था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मोशन मिरर के पैरेलल साइड पर है, एंड लेट्स से अगेन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। नाउ अब बताएं इमेज का पॉइंट। तो since object is moving parallel to mirror, therefore the distance of object from the mirror will not change. This distance will remain constant and the same distance will be for the image. यानी कि image भी parallelly move करेगा। और ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है, बहुत बेसिक है। इमेज ऊपर मूव करेगी या फिर नीचे मूव करेगी, ये जानते हुए कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। ओ के बिल्कुल सामने आई होगा, तो अगर ओ वाला पॉइंट ऊपर चला गया तो उसके बिल्कुल सामने इमेज तभी बन सकती है जब इमेज वाला पॉइंट भी ऊपर की तरफ ही चले विद द सेम स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तभी ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बने रहेंगे। तीसरा केस क्या होता है? थर्ड केस में सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट पे है, वो नहीं मोशन में है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, बट जो मिरर है वो मोशन में है। मान लीजिए मिरर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा हो, अब जो उसकी इमेज होगी उसमें क्या वेलोसिटी बन रही होगी? जैसे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो भी मूव करेगी, बट कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी और कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? सर 4 सेंटीमीटर। किधर की तरफ? सर इमेज मूव नहीं करेगी, मतलब पीछे की तरफ जाएगी, रेस्ट के हिसाब से वो स्टेशनरी रहेगी। ओके ओके, देखो इसको समझने के लिए क्या कर सकते, देखिए बड़ा आसान तरीका है समझने का। मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो उस मिरर से 10 सेंटीमीटर पे है, तो ये ऑब्वियस है कि जो उसकी इमेज होगी वो भी 10 सेंटीमीटर पीछे बन रही है। 1 सेकंड के बाद अगर हमारा मिरर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब कि 1 सेकंड के बाद ये मिरर 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। बस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड चल रहा है तो 2 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा आफ्टर 1 सेकंड। और क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी ही प्लेस पर है, ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से कहीं लेफ्ट राइट मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच जो नई डिस्टेंस बनी, नई डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में अगर कैलकुलेट करें, पहले ये 10 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर आगे चला गया। नाउ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। प्रॉपर्टी के हिसाब से 12 सेंटीमीटर पीछे इमेज बनेगी। अब तो 12 सेंटीमीटर पीछे पर हम दिखाएंगे इसकी इमेज आई। अब वो इमेज अपने प्रीवियस प्लेस से कितना शिफ्टेड है ये देखिए, यहाँ से पहले जिस पॉइंट पर पहले इमेज थी उससे कितना आगे शिफ्ट किया है इसको, अगर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने को देखें तो आसानी। हाँ नहीं नहीं, ध्यान से पॉइंट ओ से आई तक का जो टोटल डिस्टेंस था ये 20 सेंटीमीटर है, 10 + 10 20 सेंटीमीटर। और इसी पॉइंट ओ से इस नए वाले पॉइंट आई का जो डिस्टेंस है 12 + 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर है। तो फिर ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर हुआ ये कितना होगा? अगर ये सिंपल से ज्योमेट्री से देखा जाए तो ये आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर का। 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, थोड़ा सा चेक कर लो इसे। इसका मतलब जो इमेज है वो 4 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हुआ है। अगर मिरर 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट होता है तो इमेज को 4 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ रहा है फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट। तो अगर 1 सेकंड में हमारा मिरर 2 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है तो उसी 1 सेकंड के अंदर ये 4 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रहा है। yes, इमेज ट्रेवलिंग एट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि डबल है मिरर का, मिरर की डबल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वो। ये डिफरेंस नोटिस करिएगा। जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है और मिरर स्टेशनरी होता है तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम स्पीड पर, स्पीड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर ऑब्जेक्ट राइट है तो इमेज लेफ्ट, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट जाएगा तो इमेज राइट, अपोजिट डायरेक्शन बट द सेम स्पीड। एंड व्हेन मिरर इज मूविंग,
when mirror is moving, image and the mirror both are moving in the same direction. ये भी right side, ये भी right side. Direction of motion same, right right, लेकिन speed में difference है. अगर ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 होगा तो ये 6 हो जाएगा. तो ठीक है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इमेज का मोशन और ऑब्जेक्ट का मोशन बराबर बराबर स्पीड पर अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर मिरर मोशन में है तो इमेज और मिरर सेम डायरेक्शंस में चलेंगे, लेकिन इमेज मिरर की डबल स्पीड पर चलेगी. तो अगर हम इसको एज अ प्रॉब्लम कंसिडर करें इक्वेशन फॉर्म में, कि अगर ये दोनों ही किसी प्रॉब्लम में मोशन में हो, इमेज और मिरर दोनों ही मोशन में, फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर एंड द ऑब्जेक्ट बोथ आर मूविंग, एंड सपोज दैट द ऑब्जेक्ट मूव टू द लेफ्ट विद 3 सेंटीमीटर पर सेकंड and the mirror travels with 4 centimeter per second. Now, speed of image क्या दिखाई है? What will be the speed 11. Of velocity? Sir, 14 centimeter. 14 या 11 तो बता. देखिए पहले ऑब्जेक्ट वाला देखिए, ऑब्जेक्ट 3 से लेफ्ट, तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज में सेम स्पीड आनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए. तो अगर ऑब्जेक्ट 3 से लेफ्ट चल रहा है तो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से इमेज का जो मोशन होगा वो 3 सेंटीमीटर राइट साइड होगा. और दूसरा कंसेप्ट, मिरर और इमेज हमेशा सेम डायरेक्शन में होने चाहिए और मिरर की डबल स्पीड आनी चाहिए. तो मिरर अगर 4 है राइट साइड, तो राइट साइड की ही डायरेक्शन में 4 का डबल 8. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वेलोसिटी क्या बन जाएगी इमेज की, अब यहाँ पर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ले लेगा तो आंसर आ जाएगा. इसका मतलब हमारा इमेज 3 और 8 सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब इमेज इज मूविंग विथ 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट साइड डायरेक्शन. आया समझ में ये चीज? यस सर. यस सर. यस सर. ओके सर. तो क्योंकि इसका हम लोग मैकेनिक्स में यूज कर सकते हैं. मैकेनिक्स की कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट इमेज के मोशंस को इन्वॉल्व किया जाता है, और ये छोटा सा कंसेप्ट जो है वो हम लोग यूज करते हैं. बट इसमें नोटिस करने वाला पॉइंट ये है, देखो कि जो हम लोगों ने वेलोसिटी से कंसिडर कर रखी है इस टाइम पर, उनका जो डायरेक्शन पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है. ये जो भी मोशंस हैं वो मिरर के परपेंडिकुलर हैं. मतलब मिरर अगर वाई डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन. इफ मिरर इज वाई डायरेक्शन, along y direction, motions are along the x direction. So in this question the body is moving 3 centimeter to the left. तो इसका मतलब 3 सेंटीमीटर राइट में भी तो जाएगी, मिरर के पीछे. ये दिखाया ना 3. सर आपने लेकिन इस वाले 3 को ऐड नहीं किया लेफ्ट वाले को. बॉडी के हिसाब से मिरर भी तो डिस्टेंस भी तो चेंज होगी. आपने तो कल मिरर वाले को ऐड किया है. नहीं बच्चा वो नहीं किया. देखो वो नहीं किया. देखिए चलो एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट मिरर एंड द इमेज एक बार और समझाते हैं. सिंपल केस मान लीजिए ऑब्जेक्ट और मिरर 10 सेंटीमीटर पे है फिर से, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा. ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से अगर जा रहा है और मिरर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो ये बताओ 1 सेकंड के बाद प्रॉब्लम होगा, करके दिखा देते हैं. 1 सेकंड का टाइम अगर चला जाए तो आफ्टर 1 सेकंड ये ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पीछे दिखाओगे. ये मिरर अपने प्रीवियस प्लेस से राइट साइड पर शिफ्टेड हो जाएगी और 4 सेंटीमीटर आगे चली जाएगी. ऐसे में अब हमारा मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच क्या डिस्टेंस बना? 10 सेंटीमीटर बीच में ये है, ध्यान रखना. मतलब ये डिस्टेंस 10 है. तो अब टोटल कितना डिस्टेंस? 17 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. तो 17 सेंटीमीटर बैक साइड पर हम उसकी इमेज दिखाएंगे. मतलब ये पूरा डिस्टेंस 17 हुआ. यस सर. तो 17 34
एंड तो नहीं नहीं, यहाँ से देखो ना, यहाँ आप यहाँ से काउंट करें, यहाँ से ओरिजिनल प्लेस है नहीं जी, इमेज की इनिशियल प्लेस यहाँ पर है, इमेज पहले यहाँ है अब यहाँ है, तो इमेज कितना डिस्प्लेस हुआ। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस मतलब प्लेस बदलना, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हो। तो इमेज की पहले यहाँ पर प्लेस थी, अब इमेज की प्लेस यहाँ पर है, तो इमेज का ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट बाय इमेज हुआ ना। मैं नाम से देखो ना, डिस्प्लेसमेंट, प्लेस बदलना, तो ये कितना डिस्टेंस आएगा आप नोटिस करिए। निकाल पाओगे ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 21 माइनस 10 11। भाई यहाँ से देखो ना, इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से 10 प्लस 10 मतलब इस ओ से इस पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस हमारा 20 है, ये डिस्टेंस 20, और फ्रॉम दिस ओ पॉइंट ये जो टोटल डिस्टेंस ऑफ इमेज दिख रही है आपको, टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 4 प्लस 17 31, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो 11 सेंटीमीटर का हुआ, इमेज 11 सेंटीमीटर ही आगे बढ़ा है। नहीं आया समझ में सर? लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा सर, इमेज कैसे मूव करेगी, मुझे ये नहीं समझ में। अरे भाई तुम जो कह रहे हो ना वो एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाती है, जो 14 कह रहे हो वो रिलेटिव कहलाएगा, वो हुआ हम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जब देखेंगे। तुम ये कह रहे हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, नहीं स्टेशनरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे भाई जो वेलोसिटी होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसको कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये तो डेफिनेशन है वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कहाँ से करोगे? जिस प्लेस पर ऑब्जेक्ट पहले था, ऑब्जेक्ट मतलब कि हमें ये पता लगाना है कि इमेज क्या वेलोसिटी पे चल रहा है, तो हम पहले ये देखेंगे ना कि प्रीवियस कंडीशन में इमेज की प्लेस क्या थी और न्यू कंडीशन में इमेज की क्या प्लेस है, प्रीवियस प्लेस ऑफ इमेज और न्यू प्लेस ऑफ इमेज में कितना डिस्टेंस हुआ। हमें इससे क्या मतलब है कि हमारा वो पॉइंट पीछे चला गया। यस सर, आ गया। 11 आएगा, इसका रूल ध्यान रखो ना, रूल बता रहा हूँ आपको। एक और एग्जांपल दिखा देते हैं। और जो चीजें वेलोसिटी में है वो चीज एक्सेलरेशन में भी कही जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि हमारे पास मिरर एम और यहाँ पर कोई एक पर्सन है, जो कि पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ये मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी है, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन, और ऑब्जेक्ट में एक अपोजिट एक्सेलरेशन है लेफ्ट साइड पर, ऑब्जेक्ट में लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेशन है और वो एक्सेलरेशन 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। नाउ जो इमेज बनेगी उसमें क्या वेलोसिटी होगी और क्या एक्सेलरेशन होगी। तो रूल से फॉलो करो। रूल पहला क्या बोलता है, वेलोसिटी की पहले बात करिए। आप ऑब्जेक्ट वाली वेलोसिटी देखो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड राइट, तो इसकी वजह से जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड लेफ्ट। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इमेज की सेम वेलोसिटी 2 2। अब मिरर की वेलोसिटी को देखिए, मिरर की वेलोसिटी का डबल वेलोसिटी इमेज में दिखाना है। तो अगर मिरर 3 है तो इसका मतलब इमेज में मुझे 6 सेंटीमीटर पर सेकंड की एक वेलोसिटी दिखानी है, बट कौन से डायरेक्शन में दिखानी है? तो उसी डायरेक्शन में दिखाना है जिस डायरेक्शन में मिरर का मोशन हो रहा है। मिरर का मोशन हो रहा है लेफ्ट साइड पर, तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ही डबल ऑफ 3 यानी कि 6 दिखाना है। तो अब ये दोनों मिल करके टोटल क्या वेलोसिटी बन जाएगी इमेज, 2 और 6 सेम डायरेक्शन। यानी कि अब हम कहेंगे कि इमेज जो होगा वो टोटल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेफ्ट साइड पर चल रहा है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, सेम कंसेप्ट फॉर द एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट ओ का जो एक्सेलरेशन है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है इन अ डायरेक्शन लेफ्ट। तो फिर इमेज की जो एक्सेलरेशन आएगी वो भी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, बट डायरेक्शन पलट चुकी होगी।
अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में है तो इमेज में एक्सेलरेशन राइट साइड की डायरेक्शन में होगा, बट वैल्यू सेम होगी। 4 अगर यहाँ है तो 4 यहाँ भी होगी। और मिरर की एक्सेलरेशन जो 2 है इसका डबल करिए, मिरर की एक्सेलरेशन का डबल यानी कि 4, और सेम डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन है तो लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यानी इसमें एक लेफ्ट डायरेक्शन में 4 की एक और एक्सेलरेशन है, तो 2 एक्सेलरेशन हो गई, एक एक्सेलरेशन 4 राइट पर, एक एक्सेलरेशन 4 लेफ्ट पर, दोनों मिला दो, टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया इसका, 4 राइट और 4 लेफ्ट, यानी कि टोटल एक्सेलरेशन अगर हम इस इमेज का काउंट करेंगे तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस इमेज इक्वल टू 0। इस तरीके से हो गई। नहीं आया समझ? आगे सर, आगे सर। ठीक है, यही रूल फॉलो करना है वैसे मैकेनिक्स में, ये रूल फॉलो करते रहिए, कभी नहीं प्रॉब्लम होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि जो मोशन हम कंसिडर करेंगे उसका डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्शन आप हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर और मिरर के पैरेलल, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं, मिरर के परपेंडिकुलर और मिरर के पैरेलल का एग्जांपल समझिए क्या है। हमारे पास एक मिरर है किसी रैंडम एंगल पर, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से फॉर एग्जांपल थीटा पर है, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा पर। यहाँ पर कोई पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये पर्सन कुछ स्पीड से राइट साइड चल रहा है, मान ले 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो अब इस पर्सन की जो इमेज बन रही होगी, ये पर्सन है, मिरर के नीचे है, तो नेचुरल सी बात है पर्सन की इस मिरर में कोई ना कोई इमेज बनेगी। उस इमेज की क्या वेलोसिटी होगी और वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा होगा। मान लीजिए ये जो थीटा है सिंप्लिसिटी के लिए 45 डिग्री है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, और इसको भी हम सिंप्लिसिटी के लिए 4√2 कर देते हैं, 4√2 सेंटीमीटर पर सेकंड, जस्ट कैलकुलेशंस को सिंपल करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि इमेज बनेगी कहाँ पर। उसका बड़ा सीधा सा रूल है, जिस पर्सन की, जिस ऑब्जेक्ट की हमको इमेज बनानी है उससे मिरर का एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए, और उस परपेंडिकुलर लाइन को मिरर के बैक साइड पर ले जाए। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज का भी होगा। यानी पर्सन का जो फुट होगा, पर्सन का जो पैर है, उस पैर की इमेज एफ लिख दे रहे हैं इसको, उसकी इमेज यहां पर बन गई एफ की। और पर्सन का जो हेड है, हेड ऑफ पर्सन, वहां से भी हम यही काम करेंगे, हेड ऑफ पर्सन से मिरर पर एक परपेंडिकुलर, और जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पर्सन की हेड से मिरर का, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बैक साइड जाए। यहां पर इमेज का हेड आएगा, यानी इमेज कुछ ऐसी बन रही होगी, ऐसे करके कुछ इमेज बनेगी। Perpendicular distance of a head should be same as the perpendicular distance of image of head. Perpendicular distance of the foot of the person from the mirror should be same as perpendicular distance of image of foot of the person from the mirror. अब ये कौन सी डायरेक्शंस में चल रही हूँ? तो अब इसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि जो पर्सन मूव करेगा उसकी जो इमेज बनेगी वो कौन से डायरेक्शन में चलेगी, क्या वेलोसिटी से चलेगी। तो इसका वर्क करने का जो तरीका है वो ध्यान रखो। सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी जो कि 4√2 है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है? बताएं। नो सर। नो सर। नहीं है। क्या ये मिरर के पैरेलल है? नो सर। नो नहीं। सर।
तो अब हमें क्या करना चाहिए, जब वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं है, उस केस में प्रोसीड करने से पहले हम इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करेंगे। और इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कौन कौन सी डायरेक्शंस में करेंगे, तो इस 4√2 के कंपोनेंट्स करे जाएंगे। एक कंपोनेंट हम मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में करेंगे और एक कंपोनेंट हम इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे। अब कंपोनेंट्स हालांकि पढ़ा तो नहीं है वेक्टर्स का, लेकिन बहुत बेसिक लेवल की चीज है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स करने आते होंगे। 45 डिग्री एंगल बीसीडी मैंने लिया था और 4√2 बीसीडी लिया था, तो जब इस वेक्टर के कंपोनेंट्स करेंगे, बट कौन से डायरेक्शंस में करने हैं फिर सुनिएगा। कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी करने हैं along a direction parallel to mirror और along a direction perpendicular to the mirror। 4√2 और 45 डिग्री एंगल है, तो जब कंपोनेंट्स करेंगे यूजिंग बेसिक नॉलेज ऑफ वेक्टर्स, तो दोनों तरफ के कंपोनेंट्स 4 and 4 आ जाएंगे। ये वाला पार्ट आप कर लोगे मैनेज, कंपोनेंट्स वाला 4 and 4? यस सर। यस सर। ठीक, राइट। अब मतलब ये जो 4 है ये परपेंडिकुलर टू मिरर हो गया और ये वाला 4 हमारा पैरेलल टू मिरर हो गया। मतलब क्वेश्चन में वेलोसिटी की कैलकुलेशन करने से पहले जो वेलोसिटीज दी जा रही हैं ऑब्जेक्ट की, उनके दो कंपोनेंट्स करना कंपलसरी है। एक कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट मिरर के पैरेलल। अब आते हैं इमेज की साइड पर। जो परपेंडिकुलर टू मिरर है, परपेंडिकुलर टू मिरर में ऑब्जेक्ट की जो भी स्पीड है, ऑब्जेक्ट की जो कुछ स्पीड मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वही स्पीड इमेज की अपोजिट दिखाइए। मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये वाला 4 देख रहे हो परपेंडिकुलर टू मिरर वाला, इसके जस्ट अपोजिट में इमेज की वेलोसिटी, यानी इमेज इस तरफ 4 से चलेगी, एक कंपोनेंट है उसका। और जो पैरेलल वाला है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में है, इसकी वजह से इमेज की जो वेलोसिटी बनेगी सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड, यानी इस डायरेक्शन में 4। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन पलटना होगा इमेज में, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसका डायरेक्शन नहीं पलटना होगा इमेज में। तो ये 4 और 4 इमेज की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स। अब इनका रिजल्टेंट, इस 4 और 4 का रिजल्टेंट, जो कि बहुत बेसिक नॉलेज, अगेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वो रिजल्टेंट कुछ ऊपर की तरफ आ जाएगा एंड रिजल्टेंट विल बी अगेन 4√2। सो फाइनली जो हमारा इमेज है वो 4√2 सेंटीमीटर पर सेकंड से वाई डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, इमेज की मोशन है वाई डायरेक्शन में हो रही है। तो वर्किंग स्टेप्स क्या है, एक बार रिपीट कर रहा हूं। जब ऑब्जेक्ट, ये हमें कब करना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन which is not perpendicular to mirror, not parallel to the mirror। परपेंडिकुलर पैरेलल के अलावा किसी और डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट चलेगा, तो पहले मुझे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर टू मिरर और पैरेलल टू मिरर। परपेंडिकुलर टू मिरर में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो कुछ कंपोनेंट है, सेम कंपोनेंट इमेज में अपोजिट डायरेक्शन में, और पैरेलल टू मिरर में ऑब्जेक्ट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, सेम कंपोनेंट इमेज में सेम डायरेक्शन में। स्टेप्स क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। राइट, यही वर्किंग करनी होगी। मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे कि मान लिया हमारे पास दो मिरर्स है एट सम एंगल थीटा, मिरर 1 एंड मिरर 2। और यहां बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मिरर 1 के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है।
मिरर 1 के पैरेलल विद अ स्पीड ऑफ v सेंटीमीटर पर सेकंड, इट इज पैरेलल टू मिरर 1। ये तो ऑब्वियस है कि इस ऑब्जेक्ट की दो इमेज बनेगी, तो दो मिरर है तो दो इमेजेस बनेगी, एक इमेज मिरर m1 में बन जाएगी और एक इमेज मिरर m2 में बन जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज मिरर m1 में नीचे की तरफ, उसको I1 कह रहे हैं, इमेज बाय द मिरर 1, और एक इमेज m2 में बनेगी, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो m2 पर और उस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर दें और यहाँ पर I2 की इमेज दिखा दें। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इमेज 1 में क्या वेलोसिटी होगी, इमेज 2 में क्या वेलोसिटी होगी, क्या आंसर देंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट मूविंग पैरेलल टू दिस मिरर और परपेंडिकुलर टू मिरर और एनी अदर केस। तो पहला क्वेश्चन अपने आप से करें। सो हमें ये मिल रहा है कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर, तो हमें इसमें कंपोनेंट करने की कोई जरूरत नहीं। इस केस में इमेज को हम डायरेक्टली मिरर m1 के पैरेलल सेम स्पीड पर दिखाएंगे। कंपोनेंट्स की जरूरत तब पड़ती है जब वो परपेंडिकुलर और पैरेलल के अलावा किसी और डायरेक्शन में चले। नाउ फॉर द मिरर m2, is our object moving parallel to m2? Answer is no. Is it moving perpendicular to mirror m2? No sir. तो नाउ अब क्या बना, अब हमें इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करेंगे। एक कंपोनेंट करेंगे m2 के पैरेलल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट करेंगे m2 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये कंपोनेंट्स कितने आएंगे? ये एंगल थीटा है, ये लाइन और मिरर m1 एक दूसरे के पैरेलल लाइन से। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन का जो भी यूज करेंगे तो उससे ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एंगल थीटा बनेगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। और अगर ये थीटा एंगल बन रहा है तो इस वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट कंसेप्ट ऑफ वेक्टर से v cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट v sin ऑफ थीटा। सो नाउ द ऑब्जेक्ट O has a velocity v cos theta parallel to this mirror. Object O has a velocity v cos theta parallel to this mirror, and therefore the image of object will also have the same velocity in the same direction, v cos theta. This object has another velocity v sin theta perpendicular to m2, and for this v sin theta velocity which is perpendicular to mirror m2, the image will also have a velocity but in the opposite direction. परपेंडिकुलर वाली चीज अपोजिट हो जाएगी, सो v sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ, बट वैल्यू सेम होगी v sin थीटा की। एंड देन इन दोनों का रिजल्टेंट कर देंगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट करके हमारी टोटल वेलोसिटी आ जाएगी और वो आएगी v के बराबर थीटा एंगल पर। अब बोलो भाई अगर समझ आया हो तो। आगे सर। यस सर आगे। ठीक है, राइट। तो यही केसेस आएंगे, इससे ज्यादा केसेस आएंगे नहीं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना होगा एग्जाम टाइम पर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन जो आते हैं वो मैकेनिक्स के साथ मिक्स होकर के ही आते हैं प्रॉब्लम्स। डायरेक्टली ये सोचोगे कि हमको इमेज की वेलोसिटी पूछी जाएगी तो नहीं। हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे या और चीजें पढ़ेंगे तो उनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है यार, ये जो हमने किया ना, इसके बाद का पॉइंट क्या है वो देखो। ये तो हम लोगों ने इमेजेस जो है वो एक सिंगल मिरर से निकाले, अब हम इमेजेस मल्टीपल मिरर से भी निकाल सकते हैं। इमेजेस बाय मल्टीपल मिरर्स, मतलब दो मिरर्स होंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस जहां पर आता है। कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहला कॉमन केस आता है पैरेलल मिरर्स का, नंबर ऑफ इमेजेस बाय पैरेलल मिरर्स, टू पैरेलल मिरर्स। हेडिंग आप लिख सकते हो, टू पैरेलल मिरर्स।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिरर 1, मिरर 2, पैरेलल मिरर्स, एंड इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है। अब हमसे पूछा जाता है कितनी इमेजेस बनेंगी इसमें। कितनी इमेजेस बनेंगी इसमें? पढ़ा होगा तुम लोगों ने, दो पैरेलल मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट रखने पर कितनी इमेजेस बनती है? इनफाइनाइट बनती है। बड़ा कॉमन एग्जांपल है कि इनफाइनाइट इमेजेस बनती है इसमें। क्यों बनती है इनफाइनाइट इमेजेस? इनफाइनाइट तो बनती है, बट क्यों? तो उस क्यों का आंसर कुछ ऐसे मिलता है हमें। देखिए, उस क्यों का आंसर कुछ ऐसे होता है कि क्या करते हैं हम, इस ऑब्जेक्ट से एक रे मिरर M1 पर स्ट्राइक करो, जो रे यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक रे इस मिरर पर परपेंडिकुलर आएगी। ये परपेंडिकुलर वाली सेम डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, जिस डायरेक्शन से मिरर पे ये रे आई है इसी डायरेक्शन से वापस लौट जाएगी इधर। और इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को जब हम बैक साइड पर मिलाते हैं तो एक इमेज बनाते हो जिसको कह देते हो I1, फर्स्ट इमेज। उसके बाद क्या होता है कि जो ये रे मिरर M1 से रिफ्लेक्ट हुआ था, यही रे मिरर M2 को स्ट्राइक करेगा और वो M2 से रिफ्लेक्ट होगा। और जो रे ऑब्जेक्ट से मिरर M1 पर परपेंडिकुलरली गया था, वो परपेंडिकुलरली ही वापस आया, और परपेंडिकुलरली वापस आकर के फिर इस M2 पर जाएगा, और M2 से फिर रिफ्लेक्ट होकर के फिर पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, और इनके इंटरसेक्शन से फिर बैक साइड पर जाकर के एक इमेज बन जाएगी। उसको I2 कह दीजिए। और प्रोसीड करें अगर ऐसी तरीके से, तो ये वाली रे इधर आएगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर इधर जाएगी, फिर इसको बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे तो एक और इमेज बन जाएगी यहाँ पर I3। समझ पा रहे हो इसको कुछ? यस सर। यस सर। है ना? अब एक काम करते हैं हम जरा, हम लोग को ये भी पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये सबको पता है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट से जो रे गई है, इस ऑब्जेक्ट से जो रे गई, इसको पॉइंट ए का नाम दे रहे हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं, इसको सी का नाम दे देते हैं, इसको डी का नाम दे देते हैं, इस तरीके से। क्या आप लोग को इस बात में कोई प्रॉब्लम है कि जो ट्रायंगल AOB है और ट्रायंगल ABI1 ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? यस सर। क्योंकि यस सर होगा ना। हाँ, तो अगर ये सिमिलर हैं तो जिसका मतलब डिस्टेंस OB शुड बी सेम एज ए डिस्टेंस BI1, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर M1 से D1 डिस्टेंस पर है तो फिर ये जो I1 पॉइंट है वो D1 डिस्टेंस पे होगी। यस सर। राइट। अब आते हैं, यहां पर एक रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो रहा है, यहां पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना। तो पॉइंट सी पर अगर हम एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे, पॉइंट सी पर एक नॉर्मल लाइन बनाए, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होने चाहिए। ये दोनों एंगल से मिलने चाहिए आपको, इधर इधर बराबर एंगल। अगर ये एंगल से थीटा मान ले तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि इस थीटा के ऑल्टरनेट I1 पॉइंट पर भी θ1 एंगल बनेगा। अगर ये थीटा है तो यहाँ भी θ बनेगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट सी पर जो नॉर्मल लाइन बना रहे हैं, नॉर्मल लाइन एट पॉइंट सी, और ये जो लाइन है BI1 ये पैरेलल लाइन से, तो ये थीटा, तो फिर ऑल्टरनेटिवली ये भी एंगल थीटा बना, और अगर ये थीटा तो फिर इधर भी थीटा बनेगा। अगेन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। बोलो। यस। ठीक, नाउ इसको कुछ नाम देना पड़ेगा, इसको हम ई पॉइंट का नाम दे रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बट उसके बाद पैटर्न समझ जाओगे। ट्रायंगल CEI1, CEI1 एक ट्रायंगल ये लीजिए, और एक ट्रायंगल CEI2। क्या इनको सिमिलर बोल सकते हैं?
ट्रायंगल CEI1 जिसमें एक थीटा एंगल बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, और CEI2 उसमें भी एक थीटा एंगल बन रहा है, एक 90 बन रहा है। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सिमिलर क्या, इनफैक्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी कह सकते हैं इनको शायद, ये सिमिलर कहेंगे। यस सर। ठीक, तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि जो डिस्टेंस EI1 होगा, डिस्टेंस EI1 वही डिस्टेंस EI2 होगा? यस सर। यस सर। तो अगर ऑब्जेक्ट, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट और मिरर M2 के बीच में D2 डिस्टेंस है, तो अब आप बताओ I2 वाला पॉइंट कितने डिस्टेंस पीछे है? D1 प्लस D2। इसलिए ध्यान से करो। So D2 plus 2 times of D1. हम लोग कह रहे हैं EI1, तो EI1 कितना है? E से लेके I1 तक देखो, D2 प्लस D1 प्लस D1, 2D1 प्लस D2, और इतना ही डिस्टेंस EI2 है, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया D2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D1। सेम लॉजिक फिर से पॉइंट D पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉइंट D पर एक नॉर्मल बनाएंगे। ये थीटा एंगल तो अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से थीटा, ये भी थीटा बनेगा, ये थीटा बनेगा तो यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा, ये थीटा बनेगा तो यहाँ भी थीटा बन रहा। फिर से नाउ DBI3, ट्रायंगल DBI3 इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBI2। चेक करो। यस सर। तो अब कितना डिस्टेंस होगा B से I3 तक का? Distance BI3 will be same as the distance BI2। BI2 कितना है? डिस्टेंस B से I2 तक 2D2 प्लस 3D1। 2D2 प्लस 3D1, और इतना ही डिस्टेंस पीछे I3। Now this is 2D2 प्लस 3D1। इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। अच्छा, ये सब कुछ हुआ जब हमने ऑब्जेक्ट से जो रे निकाली है उसको पहले कहां पर स्ट्राइक किया है? ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे पहले कौन से मिरर को हिट कर रही है? पहले वो मिरर M1 को हिट कर रही है या फिर पहले मिरर M2 को हिट किया था? तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट से जो रे लिया था उसको सबसे पहले मिरर M1 पर स्ट्राइक किया, M1 से रिफ्लेक्ट होकर के M2 पर गए, M2 से रिफ्लेक्ट होकर के फिर M3 पर गए, फिर M3 से सॉरी M1 पर गए, M1 से M2 पर आए, M2 से M1 पे गए, M1 से फिर M2 पर आएंगे, फिर M1 पे जाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा, जिस वजह से नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट हो जाती है। कुछ ऐसी भी रेज होंगी जो पहले M2 वाले मिरर पर जाएंगी। तो अगर कुछ वो रे ले जो पहले M2 पर गई और M2 से रिफ्लेक्ट हुई, अब हम क्योंकि एक वर्किंग कर चुके हैं तो अब हम डायरेक्टली कहेंगे जो रे M2 पर जाकर के रिफ्लेक्ट होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी कितना डिस्टेंस पीछे बनेगी। वर्किंग अब समझ में आ चुका होगा आपको। पॉइंट O से एक रे निकली, रिफ्लेक्ट हुई, इधर एक इमेज बन गई I4। क्या डिस्टेंस होगा इस I4 का? D2। अब यही रे M1 पर आएगी और M1 से रिफ्लेक्ट होगी, जिससे एक और इमेज यहां पर बनेगी I5। क्या डिस्टेंस होगा I5 का? D1 प्लस 2D2। D1 प्लस 2D2। फिर ये रे इधर गई वापस, एक बार फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर पीछे एक इमेज गई I6। ये कितने डिस्टेंस पे होगा? 2D1 प्लस 3D2। हाँ, 2D1 प्लस 3D2। अब आप पैटर्न देखो क्या हो रहा है। मतलब इस तरीके से इनफाइनाइट इमेजेस बनती रहती है, रे ऐसे ऐसे करती रहती है और इधर इमेजेस बनती जाती हैं, इधर इमेजेस बनती जाती हैं। ना हम पैटर्न को देखना चाह रहे हैं, पैटर्न एनालाइज करते हैं क्या है। मिरर M1 के पीछे बनने वाली जो इमेजेस हैं I1, I5, I3, these are the images behind mirror M1, and this I2, I4, I6, they are the images behind mirror M2। मिरर M1 के बिहाइंड जितनी भी इमेजेस हैं, नोटिस करिएगा,
M1 के जस्ट बिहाइंड, M1 के जस्ट बिहाइंड पर जो इमेज है वो मिरर M1 से D1 डिस्टेंस पर है। पैटर्न देख लो आप, पैटर्न बहुत क्लियर है। द फर्स्ट इमेज बिहाइंड मिरर M1 कितने डिस्टेंस पर है वो? फर्स्ट इमेज विच इज बिहाइंड द मिरर M1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D1। उससे और कितना आगे दूसरी इमेज है? मिरर M1 के बिहाइंड पहली इमेज D1 पर है, उस पहली इमेज से कितना पीछे दूसरी इमेज है? इससे और कितनी पीछे इमेज बन रही है? D1 plus D2। मतलब ये, हाँ, I1 I5, I1 से I5 तक का डिस्टेंस बताएं। I1 से I5 तक का डिस्टेंस 2D2। तो पहली इमेज D1 पर बनी, उसके बाद D1 प्लस 2D2, उसके बाद वाली इमेज देखो, उसके बाद वाली इमेज वो डिस्टेंस आ रहा है 2D2 प्लस 3D1। तो हम इसको लिख सकते हैं D1 प्लस 2D2 प्लस 2D1। 2D2 प्लस 3D1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। yes, तो पैटर्न क्या बन रहा देखिए, फर्स्ट इमेज बिहाइंड द मिरर M1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ D1। सेकंड इमेज बिहाइंड मिरर M1 is at a distance D1 plus 2D2। थर्ड इमेज D1 plus 2D2 plus 2D1। मतलब इसमें जानते हो क्या करना होगा आपको? ऑल्टरनेटिवली 2D2 फिर 2D1। अब इसके आगे वाली इमेज अगर मुझे निकालनी हो कि इसके पीछे चौथी इमेज जो होगी वो कहाँ होगी, तो प्रीवियस टर्म में आप ऐड करते, जैसे D1 था उसमें 2D2 ऐड किया, फिर 2D1 ऐड किया। अब हम ऑल्टरनेट करेंगे, 2D2 2D1, अगले वाले में फिर 2D2, उसके अगले वाले में फिर 2D1, 2D2 2D1, ऑल्टरनेटिवली ऐड करते जाएंगे। और ऐसा ही पैटर्न इधर भी आ रहा है। M2 के बिहाइंड हमारी फर्स्ट इमेज विच इज बिहाइंड M2 D2, उसमें कितना ऐड करके हमारी आगे वाली इमेज आएगी? इससे और कितना आगे जाना पड़ेगा मुझे? 2D1। उससे और कितना आगे जाए? 2D2। तो ये ऑल्टरनेट चल रहा है। और फर्स्ट इमेज निकालना बड़ा आसान है। फर्स्ट इमेज सिंपल है, बिकॉज पहली इमेज तो जो, जैसे ऑब्जेक्ट अगर M1 से D1 डिस्टेंस पे है ना, तो पहली इमेज D1 पर पीछे हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट हमारे मिरर से D2 डिस्टेंस पर है तो इसकी पहली इमेज D2 डिस्टेंस से पीछे हो जाएगी। आप पहली इमेजेस फाइंड कर लें और आगे की इमेजेस निकालने के लिए ऑल्टरनेटिवली ऐड करते जाना है। 2D1 2D2 2D1 2D2। एग्जाम्पल से दिखाते हैं एक और। मिरर 1 मिरर 2। सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया जो 5 सेंटीमीटर इस तरफ से है और 10 सेंटीमीटर इस तरफ से। हम मिरर M1 के पीछे की इमेजेस को लोकेट करना चाहते हैं कि मिरर M1 के पीछे इमेजेस कहाँ पर है। तो फर्स्ट इमेज विच इज बिहाइंड M1 वो तो डायरेक्टली 5 पर होगा। अब उससे और कितना आगे चलना है आपसे? पहला वाला कर लिया, 5 कर लिया, इसमें 2 टाइम्स ऑफ 10, 2 टाइम्स 20 ऐड कर लें, फिर उसमें 2 टाइम्स ऑफ 5 10 है, फिर 2 टाइम्स ऑफ 10 20, फिर 5 फिर 10, ऐसे करते जाइए। तो 20 सेंटीमीटर आगे जाके दूसरी इमेज, उससे 10 सेंटीमीटर आगे जाके तीसरी इमेज, उससे 20 सेंटीमीटर आगे जाके चौथी इमेज, उससे 10 सेंटीमीटर आगे जाकर के पांचवी इमेज। इस तरीके से आपको इमेजेस मिलती जाएगी। इधर की तरफ पहली इमेज 10 सेंटीमीटर है तो 10 पे दिखाएंगे, फर्स्ट इज एट 10। अब उससे आगे चलना है,
पहला 10 दिखा दिया, अब इसका डबल ऐड करो, 5 का डबल 10, फिर अब 10 का डबल ऐड करें 20, फिर 5 का डबल ऐड करें 10। इस तरीके से ये इधर की इमेजेस आएंगी। तो ये आसान तरीका है मतलब डिस्टेंसेस को नोटिस करने का कि कौन सी इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी। जो पहली इमेजेस हैं वो डायरेक्ट है, 5 का 5, 10 का 10, और उसके बाद ऑल्टरनेट करना है। 10 कर लिया तो पहले 5 का डबल ऐड करेंगे, फिर 10 का डबल ऐड करेंगे, फिर 5 का डबल ऐड करेंगे, फिर 10 का डबल ऐड करेंगे। इधर पहले 5 कर दिया, फिर 10 का डबल, फिर 5 का डबल, फिर 10 का डबल, फिर 5 का डबल। इस तरीके से पैटर्न मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, अगर आपको ये पैटर्न क्लियर है तो इसके ऊपर के भी क्वेश्चन थोड़े एडवांस वर्जन्स में अगर हम जाएं, जैसे कि आपसे कोई कहे कि मिरर M2 के पीछे जो 7th नंबर की इमेज होगी वो कितने डिस्टेंस पे होगी, बता पाओगे? 7th इमेज बिहाइंड M2 क्या डिस्टेंस होगा उसका? अगर समझ गए हो तो बताओ। 100 सेंटीमीटर। 100। आगे सर में 100 कैसे आएगा यार? नहीं बच्चा, 100 ही आएगा, बताओ। यस सर 100 आएगा। यस सर 100 आएगा। ठीक। और M1 के पीछे जो 7th इमेज होगी वो कितने डिस्टेंस पे होगी? 7th बिहाइंड M1 वो कितने डिस्टेंस पे होगी? 5 तक तो हमने निकाल ही दिया, 2 और ऐड करने हैं आपको। 7th बिहाइंड M1 क्या डिस्टेंस है उसका? 95 सेंटीमीटर। 95 सेंटीमीटर। ठीक। तो अब मेरा क्वेश्चन है, M1 के पीछे की जो 7th इमेज है और M2 के पीछे की जो 7th इमेज है उनमें आपस में क्या डिस्टेंस होगा? 7th image behind M1 and the 7th image behind M2. What is the distance between these images? 210 सेंटीमीटर। 210 सेंटीमीटर। 210 सही आंसर है। और 210 इज बेसिकली 2 into 7 into 15। चेक कर लो। Yes. And 15 is this distance. मतलब अगर हम इसको जनरलाइज करें, देखो ये सब याद नहीं कर पाओगे, समझ के ही आप कर सकते हो, याद करने में प्रॉब्लम जाता है कि अगर हमारे दो मिरर्स के बीच में d डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट उनके बीच में है, तो फर्स्ट मिरर के पीछे की जो nth इमेज होगी और दूसरे मिरर के पीछे जो nth इमेज होगी, इनके बीच में क्या डिस्टेंस आएगी? देखिए ये डिस्टेंस, तो ये 7th इमेज थी ना, ये तो नंबर ऑफ इमेज था, ये डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स है विच इज d। तो यहाँ d रखेंगे, 7 की जगह nth कर देंगे, n into d और मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी दोनों तरफ की nth इमेजेस के बीच में डिस्टेंस 2nd। जनरलाइज कर दें अगर तो 2nd is the total separation between the nth images behind each mirror. Clear pattern? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. चलिए ठीक। तो ये हो गया पैरेलल मिरर्स में। अब ऐसा ही एक पैटर्न आता है जब दो मिरर्स एंगल पर होते हैं। तो पैरेलल मिरर से इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं और उन इनफाइनाइट इमेजेस की डिस्टेंसेस निकाली जा सकती है। कौन सी इमेज कहां पर बनेगी ये आसानी से निकाल सकते हो।
अब आता है जब मिरर के बीच में कोई एंगल बन रहा हो, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। इमेजेस बाय इंक्लाइंड मिरर, इमेजेस बाय इंक्लाइंड मिरर। इमेजेस बाय द इंक्लाइंड मिरर, इसका मोस्ट सिंपल केस आप लो, सबसे सिंपलेस्ट केस परपेंडिकुलर मिरर्स। सपोज 2 परपेंडिकुलर मिरर्स लेते हैं एंड सपोज दैट एक मिरर आपका एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है और एक मिरर आपका वाई एक्सिस पर है। एंड नाउ कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स a, b है। ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट a, b। पैरेलल मिरर्स हो गया, परपेंडिकुलर मिरर्स ले ले। इसके बाद जनरलाइज करेंगे कितनी इमेजेस बनती हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। है जी, बता पाओगे? 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, कितनी इमेज बनेगी यहाँ पर? 3। ठीक है, देखिए कैसे बनती है इमेजेस। इमेजेस बनने का तरीका भी होना चाहिए कोई। सपोज हमने ऑब्जेक्ट ओ से एक रे m1 पर स्ट्राइक की और एक रे परपेंडिकुलर आएगी इसमें, बट परपेंडिकुलर वाले को हम ड्रॉ नहीं करेंगे डायग्राम क्लियर करने के लिए। कभी भी इमेज सिंगल रे से नहीं बनती है। इमेज बनने के लिए कम से कम दो इंसिडेंट रे चाहिए, कम से कम 2 इंसिडेंट रे। बट हम सेकंड जो परपेंडिकुलर वाली रे है उसको ड्रॉ नहीं कर रहे, डायग्राम गंदा हो जाता है। तो हमने सिर्फ एक रे दिखाई और ये वाली रे इस मिरर M1 से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट O का होगा मिरर M1 से, उतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे जाकर के हम कह देंगे कि इसकी एक इमेज बन जाएगी। तो वो पहली इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि y कोऑर्डिनेट, a, b बोलने का मतलब ये हाइट b है। तो अगर b डिस्टेंस ऊपर ऑब्जेक्ट है तो b डिस्टेंस नीचे उसकी इमेज बन जाएगी। यानी कि इमेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट पे हुई? फर्स्ट इमेज का क्वाड्रेंट कौन सा बनना? फोर्थ। क्या कोऑर्डिनेट होंगे? -a, क्योंकि हर x कोऑर्डिनेट तो उतना ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, इट इज a, -b कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज I1। नाउ ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट होगी और एक लास्ट क्लास का याद करिएगा, 2 परपेंडिकुलर मिरर्स में जब कोई रे आती है तो वो 180 डिग्री डेविएट कर जाती है। मतलब जिस डायरेक्शन से रे आ रही है सेकंड मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद वो एग्जैक्टली पैरेलल डायरेक्शन में वापस जाएगी, इसके पैरेलली वापस जाएगी। डेविएशन बाय 2 परपेंडिकुलर मिरर्स इज 180 डिग्री, जिसमें आपको साइकिल के रिफ्लेक्टर का एग्जांपल दिया था। यस सर। राइट, तो ये परपेंडिकुलरली वापस चले गए। अब इसको जब एक्सटेंड करेंगे बैक साइड तो एक और इमेज बनेगी विच इज I2। और थोड़ा सा आपको अपने लेवल पर कन्विंस करना पड़ेगा खुद को। क्या कन्विंस करना होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की वजह से जो ये रे मिरर M2 पर गई है, हम इनके नाम दे देते हैं। O पॉइंट, सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। यहाँ पर जो नॉर्मल लाइन बनेगी उसके साथ ये एंगल्स बराबर आएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर आएंगे। तो आपको खुद से अपने आप को कन्विंस ये करना होगा कि I1 और पॉइंट C और I2 और पॉइंट C जो है ये एक सिमेट्रिकल पॉइंट्स बनेंगे। मतलब बिल्कुल आमने सामने के पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। मतलब अगर इसको थीटा कह रहे हैं ये भी थीटा है ना। अगर ये थीटा एंगल बनेगा तो नेचुरली ये 90 माइनस थीटा बन जाएगा। और अगर यहाँ थीटा ये 90 माइनस थीटा है तो फिर ये एंगल भी आप 90 माइनस थीटा प्रूफ कर सकते हो आराम से। ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बनेगा।
और क्योंकि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस बराबर होता है, मतलब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सेम एंगल्स बन रहे हैं हमारे पास आपके। तो पॉइंट I1 और पॉइंट I2 को जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो दे मस्ट बी ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इधर 90 इधर 90, यानी कि ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल। तो जैसा ट्रायंगल यहाँ बन रहा है एग्जैक्टली वैसा ही ट्रायंगल यहाँ बन रहा होगा। तो ये सब कुछ तभी हो सकता है जब I1 के बिल्कुल सामने I2, यानी कि I2 के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? कोऑर्डिनेट्स फॉर I2 व्हिच इज जस्ट बिहाइंड I1, कौन से क्वाड्रेंट में हुआ ये? थर्ड क्वाड्रेंट, -a, -b, -a, -a, -b। दिस इज कोऑर्डिनेट फॉर I2। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो रे है वो 180 डिग्री रिफ्लेक्ट हो चुकी है, मतलब 180 डिग्री डेविएट हो चुकी है ऑब्जेक्ट से। जिस डायरेक्शन से रे आई थी, सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद वो रे इंसिडेंट के पैरेलल अपोजिट जा रही है। क्या इस रे का फिर से, क्या ये रे अब दोबारा M1 को स्ट्राइक कर सकती है जो M2 से रिफ्लेक्ट हुई है? नहीं कर पाएगी। रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम M2, दिस रे विल नेवर बी इंसिडेंट ऑन M1, यानी कि अब आपके दो से ज्यादा रिफ्लेक्शंस नहीं हो सकते। तो दो रिफ्लेक्शंस की वजह से दो इमेजेस बन गई। बट ये सब कुछ तब हुआ जब हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन मिरर M1 पर कंसिडर हुआ है, सेकंड रिफ्लेक्शन M2 पर कंसिडर हुआ है, तब ये चीज हुई है। कुछ ऐसी भी रेज होंगी जो पहले M2 पर स्ट्राइक करेंगे एंड देन M1 पर स्ट्राइक करेंगे। यस सर। ठीक है, उनको हम अलग से ट्राई करते हैं छोटा डायग्राम बना करके। ठीक है, तो हम कुछ रेज ऐसी दिखाएंगे जो पहले M2 पर जाएं। सपोज इधर की तरफ कोई रे आई M2 पर और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। इस रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी I3, वो पॉइंट O के बिल्कुल सामने आएगी। तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके? कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? -a, -a, b। थोड़ा डायग्राम बनाने में दिक्कत हो रही है। यहां से फिर M1 से रिफ्लेक्ट होंगे और रिफ्लेक्शन के बाद इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल जाएंगे। पॉइंट O से M2 पर जो रे आई थी उसी रे के पैरेलली यहां से वापस जाएंगे, बिकॉज डेविएशन 180 डिग्री का होना चाहिए। और M1 की रिफ्लेक्टेड रे को जब बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे तो फिर सेम लॉजिक, I3 के जस्ट नीचे एक और इमेज बनेगी I4। क्या कोऑर्डिनेट होगा इसकी? -a, -a, -b। और इसके बाद रिफ्लेक्शन हो नहीं सकता। तो कुछ रेज जो पहले M1 पर गई और फिर M2 पर गई, उनकी वजह से दो इमेजेस बनी। और कुछ रेज जो पहले M2 पर गई फिर M1 पर गई, उनकी वजह से भी दो इमेजेस बन गई, यानी कि टोटल 4 इमेजेस बनी। लेकिन इमेज I2 और इमेज I4 के जो कोऑर्डिनेट्स, मतलब -a, -b और -a, -b, यानी दो इमेजेस सेम पॉइंट्स पर बन रही है, यानी कोइंसाइड करके दो इमेजेस। तो वैसे तो 4 इमेजेस बनी थी, लेकिन उसमें से दो क्योंकि सेम प्लेस पर है तो वो दो की जगह एक काउंट किए जाएंगे, दोनों इमेजेस ओवरलैप कर जाएंगे। यानी डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ इमेजेस पूछी जाए तो टोटल आपका आंसर आ रहा है 3 इमेजेस फॉर बूटी। यहाँ पर टोटल 3 इमेजेस। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक का पॉइंट? यस सर। राइट, 3 इमेजेस बनेगी और उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है, उन इमेजेस के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इन सबको एक कॉमन डायग्राम पे लेके आएंगे।
और फिर जनरलाइज फॉर्म में देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर सब। मिरर M1 मिरर M2, नोटिस करने वाला पॉइंट है ऑब्जेक्ट जिसके कोऑर्डिनेट्स A, B थे। तो जो हमारी इमेजेस बनी थी उनमें से एक इमेज M1 के नीचे बन रही है जिसके कोऑर्डिनेट A, -B थे। एक इमेज M2 के नीचे बन रही है, M2 के पीछे बन रही थी I2 माने थे जिसके कोऑर्डिनेट -A, B थे। और एक इमेज जो कोइंसाइड कर गए थे हमारे, उनके कोऑर्डिनेट्स आए थे -A, -B। मतलब ये वो 3 पॉइंट्स हैं जहां पर इमेजेस बनेंगी, ये 3 पॉइंट्स जहां पर इमेजेस फॉर्म हो, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये ओरिजिन है 0,0। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ओरिजिन से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से I1 तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से I3 तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से I2 तक का डिस्टेंस, ये सब बराबर डिस्टेंसेस है? यस सर। यस सर। इसका मतलब पॉइंट O, पॉइंट I2, पॉइंट I3, पॉइंट I1 ये सब इस ओरिजिन से सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट है। मैथ्स में लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, शायद यही सर्कल की डेफिनेशन है। यस यस सर। इसका मतलब I2, O, I1 एंड I3 ये सब एक सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स हैं, एंड दिस ओरिजिन इज सेंटर ऑफ सर्कल, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल? √A²+3। √A²+3। बिल्कुल सही। So the object and the 3 images, they all are on the circle. तो ये हमारा हो गया 2 परपेंडिकुलर मिरर्स में 3 इमेजेस, उनकी लोकेशंस, उनके कोऑर्डिनेट्स और उनका लोकस, कि वो एक सर्कल के ऊपर जाएंगे। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट समझना, जो रे पहले M1 पर आई थी और फिर M2 पर गई, उसकी इमेज भी -A, -B पर थी, और जो रे पहले M2 पर गई थी और फिर M1 पर गई थी, उसकी भी इमेज इसी पॉइंट पर आई थी। यानी जिस रे का डबल रिफ्लेक्शन हुआ था, क्या उसमें ये चीज मैटर कर रही है कि वो रे पहले M1 पर जाई थी, पहले M1 पर गई और फिर M2 पर गई, या पहले M2 पर गई फिर M1 पर गई? क्या ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हुआ इमेज के फॉर्मेशन में? नो सर। नो सर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने दोनों एग्जांपल देख लिए कि जो रे पहले M1 पर गई और M2 पर गई, M1 से M2 गई, उसके 2 रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज -A, -B पर बनी थी, और जो रे पहले M2 पर गई फिर M1 पर गई, उसके भी 2 रिफ्लेक्शंस के बाद इमेज वहीं पर बन रही है -A, -B पर। और एक और पॉइंट समझने वाला है, जिस मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस मिरर से रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जांपल M1, तो M1 x एक्सिस पर था, तो जब रिफ्लेक्शन M1 से हुआ तो ऑब्जेक्ट और इमेज के कोऑर्डिनेट्स में साइन किसका चेंज हो रहा है? कौन सी कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर रहे हो आप? Y। Y, यानी कि जो मिरर, अगर मिरर x एक्सिस के अलोंग है तो उस रिफ्लेक्शन में y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, और जब मिरर y एक्सिस के अलोंग होगा तो रिफ्लेक्शन में x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। यस सर। ठीक है। नाउ इस प्रिंसिपल को अप्लाई करो, ये 2 परपेंडिकुलर मिरर्स के बाद नाउ कमिंग टू 3 परपेंडिकुलर मिरर्स, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते। 3 परपेंडिकुलर मिरर्स,
अब ये थोड़ा सा 3D फिगर होगी, 3 परपेंडिकुलर मिरर 3 डायमेंशनल फिगर होगी। रूम का स्ट्रक्चर है हमारे रूम का। तो हमारी वॉल, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, वॉल और दूसरी वाली वॉल, मतलब 2 एडजेसेंट वॉल्स और ऊपर की छत या फ्लोर, मतलब कमरे की 2 दीवारें और छत को मान लीजिए या फ्लोर को मान लीजिए। ये मिरर से M1 मिरर, M2 मिरर, M3 मिरर, सो परपेंडिकुलर हो गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से चलेंगे, अगर मैथ इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें तो एक को हम x एक्सिस कह सकते हैं, y एक्सिस कह सकते हैं और z एक्सिस कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिरर M1 है ये कौन सी प्लेन में है, मिरर M1 इसका प्लेन कौन सा है? XY प्लेन। XY प्लेन। What is the plane for the mirror M2? Y or Z है यहाँ? YZ plane. YZ plane. And this mirror M3 is in the ZX plane. और सपोज कोई ऑब्जेक्ट इनके बीच में कहीं है। अब वो डायग्राम तो क्योंकि 2 डायमेंशन में ही बनेगा, बट सिचुएशन 3 डायमेंशन की है। जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनली कोऑर्डिनेट A, B, C पर रखा है। 3 डायमेंशनली कोऑर्डिनेट A, B, C पर। और इसका रे डायग्राम बनाना भी टफ है। तो इसकी टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी और वो इमेजेस कहां पर बनेंगी? चलिए, एक बात हमको समझ में आ गई है कि मल्टीपल इमेजेस बनने का जो रीजन है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो हम पहला केस मानते हैं, हम मानते हैं कि सबसे पहले रे जो है वो M1 पर गई, M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो M2 पर गई और M2 से रिफ्लेक्ट होने के बाद M3 पर गई। भाई ये एक पॉसिबिलिटी है कि कोई एक रे, अब वो रे डायग्राम बना तो सकते नहीं है बट आपको मेंटल लेवल पर सोचना होगा। सपोज कर लेते हैं कि कोई एक रे ऑब्जेक्ट से निकली, उसने पहले मिरर M1 को हिट किया, मिरर M1 से रिफ्लेक्ट करके उसने M2 को हिट किया और M2 से रिफ्लेक्ट करके उसने M3 को हिट किया। तो 3 बार रिफ्लेक्शंस होंगे। तो सबसे पहले जो रे है वो ओरिजिनेट कहां से होगी? सबसे पहले रे किस पॉइंट से निकल के जाएगी? ओरिजिन ऑफ द रे कहां से निकल रही है? आंसर है ऑब्जेक्ट से, यानी कि द रे स्टार्ट फ्रॉम ABC। मिरर M1 जो कि XY प्लेन में है, इसके रिफ्लेक्शन से यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट बदल जाएगा? XY प्लेन। उसका परपेंडिकुलर से करिए, मिरर के परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट बदलता है, तो XY प्लेन का परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? Z। यानी जब M1 पर रिफ्लेक्शन होगी तो एक इमेज बनेगी एट A, B, -C। M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद M2 पर जा रहे, तो यहां से जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? देखिए, M2 YZ प्लेन, यानी ये कौन से साइन को चेंज करेगा? X कोऑर्डिनेट। तो A, B, -C पर इमेज बनी थी और यहीं से रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे जाना है आपको। पहले ऑब्जेक्ट से आए थे, अब यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा यही वाली रे आगे बढ़ेगी, तो इसके X कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे। फिर ये वाली रे तीसरे मिरर पर जाएगी, उससे कहां पर इमेज बनेगी? कौन सा कोऑर्डिनेट बदले अब? Y कोऑर्डिनेट। Y। -A, -B, -C, ये इमेजेस बनी हमारी। कुछ ऐसी भी रेज होंगी जो निकलेंगे ऑब्जेक्ट से, लेकिन पहले M2 को हिट करेंगे, फिर M3 को हिट करेंगे और फिर M1 को हिट करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है ना, कुछ रेज ऑब्जेक्ट से पहले M2 पर जाएं, फिर M1 पर जाएं, फिर M3 पर जाएं। यस। तो इनसे कहाँ इमेजेस बनेंगी बताइए? M2 से रिफ्लेक्शन के बाद की इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा?
M2 which is YZ कहाँ बनेगी? -a, -b, -a, -b, -c। फिर अब इसका रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन है M3 में, ZX में, तो इसके रिफ्लेक्शन से इसमें जो y कोऑर्डिनेट है उसका साइन बदल दे, -a, -b, C। अब M1, now -a, -b, c is reflected in M1, XY अब इसमें Z बदल जाएगी, तो 3 इमेजेस ऊपर 3 इमेजेस नीचे, लेकिन जो लास्ट की 2 इमेजेस हैं वो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स है या सेम कोऑर्डिनेट्स है? सेम कोऑर्डिनेट। सेम कोऑर्डिनेट्स। और एक केस अभी और बचा है मेरे पास, कुछ ऐसी भी रेज होंगी जो पहले M3 पर जाएंगी, M3 से M2 पर जाएं, M2 से M1 पर जाएं, तो उनसे भी 3 बनेगी। वो कहां पर बनेगी वो भी नोटिस कर लिया। अगर पहले M3 आता तो रे फर्स्ट M3 देन M2 एंड देन M1, M3 M2 M1 ये ऑर्डर होता है। कहां पर बनती इमेजेस? M3 M2 M1, और आएगी तो ऑब्जेक्ट से, यानी कि ABC से आएंगे। तो पहले M3 पर गए, M3 ZX, तो पहले Y चेंज हो गया, A माइनस BC, देन M2 YZ, X चेंज हो गया, देन M1 XY Z चेंज हो गया। टोटल 3 + 3 + 3 9, लेकिन 9 में ये 3 इमेजेस एक साथ हैं। अब दिमाग में ये भी आ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि M3 के बाद पहले M1 हो और फिर M2, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। यस, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज M3 A - BC हो गया, अब उसके बाद अगर हम M1 पे चले जाते यानी XY पे, तो कौन सा बदलता? Z। क्या बनता? A - BC में अगर Z बदल जाए तो क्या हो जाएगा? A - B - C। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। फिर M2 पर जाते जो कि YZ है, तो X बदल जाता है, -A - B - C। दिख गया तो हटा दे जरा। सर सर लास्ट वाली M3 और सर जो फर्स्ट वाले M2 में सर वो भी एक कॉमन आएगा, -A - B C। किसमें कह रहे हो आप? इधर? यस सर, सेकंड और थर्ड वाले में। -A B C, इसमें क्या हो जाएगा? -A - B - C, और सर जो लास्ट वाला है M3 M2 M1 वाले में। नहीं, एक रिफ्लेक्शन से एक ही साइन चेंज होगा ना यार। सर एक इमेज सर दो जगह बनी, एक M2 की वजह से -A - B C और एक M3 की वजह से -A - B C। हाँ, तो वो दोनों काउंट तो एक ही करेंगे ना उसको, दो कोऑर्डिनेट तो सेम आ रहे हैं। सर तो फिर अगर वो 2 मिरर से बनेगी चाहे 3 मिरर से, सर उसको काउंट एक ही करेंगे? काउंट एक ही करेंगे, वो बने चाहे 5 मिरर से, 1 मिरर से, क्योंकि वो उसका कोऑर्डिनेट एक है। मतलब हमको एक ही प्लेस पर 2-2 3-3 इमेजेस अगर बनेंगी तो हमको दिखाई तो एक देगा ना। ओके ओके। तो काउंटिंग में नहीं जाएगा वो, भले आप ऐसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट आएंगे, लेकिन काउंटिंग करेंगे जब, तो काउंटिंग में फाइनली आपको 7 काउंट होगा इसका। ओके। हाँ, मतलब आपका पॉइंट मैं समझ गया। हो सकता है कि A, B, -C पर कोई इमेज सिर्फ M1 के रिफ्लेक्शन से बनी है, और इसी पॉइंट पर कोई ऐसी भी इमेज हो सकती है जो 2-3 मिरर के रिफ्लेक्शन से बनी हो। यस सर। हाँ,
तो सेम कोऑर्डिनेट पर कितने भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस की इमेज बने, काउंटिंग उसकी एक की जाएगी, वो एक ही काउंट करेंगे हम। राइट, तो टोटल आंसर हो गया 7 इमेजेस का। और इनका लोकस क्या बने, जैसे पीछे सर्कल बना था उसी को 3 डायमेंशन में देखिएगा। सर्कल का 3 डायमेंशन में क्या फिगर बनती है? स्फीयर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेजेस विल बी ऑन अ स्फीयर, और जिस स्फीयर का रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 7 images and 1 object, they are on a sphere of radius under root a square plus b square plus c square. राइट, तो ये हमारे 2 परपेंडिकुलर मिरर, 3 परपेंडिकुलर। अब हमारे पास जो आखिरी केस बचता है वो बचता है नॉन पैरेलल नॉन परपेंडिकुलर। आज जो डिस्कस हुआ है पैरेलल और परपेंडिकुलर, 9 केसेस हैं नॉन पैरेलल नॉन परपेंडिकुलर, मतलब 2 मिरर 45 डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर, तो कितनी इमेजेस बनेगी और कहाँ कहाँ बनेगी, उनके क्या लोकस बनेंगे, इन सब का आंसर है। अब वो अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही है। सर, हाँ जी सर इसमें टोटल 6